प्रिय एलएलबी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पिनल कोड 1860 के जो है एक महत्वपूर्ण ऑफेंस उद्यापन या अपकर्षण, जिसे कि इंग्लिश में एक्सटोर्शन बोला जाता है, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। और विशेषकर जो है एक्सटोर्शन और जो है थेफ्ट यानी चोरी और उद्यापन में अंतर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं आज, क्योंकि जैसा कि एलएलबी क्लासेज के अंदर ये सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है और जुडिशियल सर्विस में भी पूछा जाता है कि चोरी से आप क्या समझते हैं और चोरी एवं उद्यापन में डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें चोरी को आपको डिटेल में बताना है और एक्सटोर्शन या उद्यापन है और इन दोनों में डिफरेंस बताना है। क्योंकि जो उद्यापन है ये चोरी का ही एक रूप होता है। और दूसरी बात है, ये उद्यापन जो है जिसको कि एक अंग्रेजी विधि में माना जाता है था कि ब्लैकमेल, जिसको एक आम प्रचलित शब्द है कि ब्लैकमेल का ऑफेंस, यानी ब्लैकमेल संबंधी अपराध जो है क्या होता है, या ब्लैकमेल संबंधी जो है अपराध, यानी ये आपको इस आईपीसी के अंतर्गत अगर ब्लैकमेल को सीधे रूप से कहीं भी परिभाषित नहीं कर रखा है, लेकिन ये जो उद्यापन का अपराध है, एक्सटोर्शन जो है, ये ब्लैकमेल का ही रूप है। इसको ब्लैकमेल ही बोला जाता है, जो कि हिंदी में जिसको बोलते हैं भयोदोहन, ये अंग्रेजी विधि का जो है। तो मैं आपको इसको एक्सटोर्शन को स्पष्ट कर देता हूं। एक्सटोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है और एक्सटोर्शन संबंधी प्रावधान कहाँ दे रखे हैं। तो एक्सटोर्शन यानी अपकर्षण संबंधी प्रावधान जो है इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत जो है धारा 383 से 389 में दे रखे हैं, और 383 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है और 384 से लगाकर 389 तक में इसके विभिन्न पनिशमेंट दे रखे हैं, दंड दे रखे हैं, जो अलग अलग तरह के उद्यापन होते हैं या अपराध के हिसाब से वो दंड बढ़ते घटते जाते हैं। तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। तो 383 में जो इसकी सेक्शन 383 के अंतर्गत जो डेफिनेशन उद्यापन को परिभाषित कर रखा है, ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, स्वयं को या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को क्षति या उपहति के भय में डालकर उससे कोई भी चल संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति या जो है कोई हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई भी चीज जिसे कि बाद में मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकते देने के लिए उसे उत्प्रेरित करता है, तो कहा जाएगा कि वो उद्यापन का अपराध करता है। यानी इसके अंदर जो मेन बात आती है कि व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को भय में डाला जाता है। भय भी किसका? उसको क्षति पहुंचाना है, इंजरी करने का। अब इंजरी किसकी हो सकती है? देखो, इंजरी का मतलब आप मन की हो सकती है, ख्याति की हो सकती है, रेपुटेशन की हो सकती है, या शरीर की हो सकती है। किसी भी तरह को जो है उसको इस तरह की भय में, क्षति के भय में डाला जाता है, या उसको चोट पहुंचाई जाती है, डायरेक्ट जो है उसको उपहति कारित की जाती है, तो कहा जाएगा कि जो है ऐसा कर कर उससे कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी लेना या इमूवेबल कैसे लेते हैं? इमूवेबल का मतलब जैसे आप खाली स्टाम्प पर सिग्नेचर करा दिया तो उसको बाद में हो सकता है उसका मकान ट्रांसफर कर दिया, ऐसे किसी भी तरह से हो सकता है। जो हस्ताक्षर करा दिए, सिग्नेचर करा दिए, मोहर लगा दी, ऐसे दबाव करके ऐसा अगर लगवा दिया है, तो ये जो है या हम कोई मूल्यवान वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जिसको भी बाद जिसको खाली पेपर पे एक सिग्नेचर करा दिया और बाद में जो है उसको आप अपने नाम पे जमीन को कर देते हो, तो इस तरह ये जो है एक तरह से उद्यापन आता है। हाँ, इसमें दूसरी बात है कि खुद छीनते नहीं है। कोई भी जो अपराध करने वाला कभी किसी से कोई वस्तु, चल या अचल संपत्ति छीनता नहीं है, वो स्वयं देता है, यानी उसको उत्प्रेरित किया जाता है कि वो दे दे आपको, तो वो जो चीज होती है उद्यापन की श्रेणी में आते हैं। तो उद्यापन में आप 5 बातें ले सकते हैं कि 5 बातें प्रूफ आपको साबित करनी होगी कि जो है उद्यापन कब होगा, तो इन 5-6 बातें होती है। देखो, पहली बात है कि बेईमानी पूर्वक आशय होता है, क्योंकि जो परिभाषा थी वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जो है स्वयं को या किसी उससे रिलेटेड किसी यानी उससे संबंधित किसी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति को क्षति या उपहति के भय में डालकर कोई भी चल संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या कोई हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसको कि बाद में मूल्यांकन प्रतिभूति में बदला जा सके देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो कहा जाएगा कि वो उद्यापन है। तो इसलिए जो है इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें बेईमानी पूर्वक आशय होना आवश्यक है। बेईमानी पूर्वक आशय इसमें होना जरूरी है। दूसरी बात है, इसके अंदर जो उद्यापन की विषय वस्तु है, जो चोरी उद्यापन किसकी की जा सकेगा?
तो उसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही शामिल है, यानी चल संपत्ति भी हो सकती है और अचल संपत्ति भी हो सकती है। तीसरी बात, इसमें स्थिति या उपपत्ति का भय कारित किया जाना जरूरी है। इसमें भय होना जरूरी होता है, डराया धमकाया जाता है ये इसके अंदर। और फिर इसके अंदर जो है मेन बात है, जो वस्तु ली जाती है उनके पोजेशन से ली जाएगी, है ना, पोजेशन से वो देने के लिए उत्प्रेरित की जाएगी। और इसके अलावा जो है इसके अंदर हट वस्तु का अंतरण होना भी आवश्यक है, चाहे वो खुद दे, ये भी होना आवश्यक है। और इसके अलावा जो है सहमति, अब सहमति एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या सहमति वो देता है जिस व्यक्ति से कोई वस्तु ली जाती है, कोई चल संपत्ति या अचल संपत्ति जो किसी भी रूप में ली जाती है, वो क्या वो स्वयं देता है, उसकी उपस्थिति होती है। तो हाँ, उद्यापन के अंतर्गत जरूरी क्या है कि जिसको आप भय दिखा रहे हो और जिससे वस्तु ले रहे हो वो स्वयं वहाँ उपस्थित होता है, जो उसको, ताकि वो वस्तु देता है। तो उनकी उपस्थिति में जो है स्वामी की उपस्थिति या जानकारी में ही अंतरण होना होता है इसमें। तो अब ये बात आती है कि आप दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, चोरी और उद्यापन में क्या डिफरेंस हुआ। क्योंकि आपने देखा कि इसके अंदर उद्यापन मैंने बताया है। अब उद्यापन के अलावा, क्योंकि इस 383 में इसकी परिभाषा है, 389 में 384 के अंतर्गत जिसका पनिशमेंट है वो क्या कहता है, 3 वर्ष तक का किसी भी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी किसी भी भांति का मतलब इसमें कठोर कारावास भी हो सकता है और साधारण कारावास भी हो सकता है। तो किसी भी भांति का कारावास इसमें हो सकता है। और जो है जुर्माना कोर्ट के विवेक पर निर्भर है, मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर है, ये अनलिमिटेड हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन उनके वो केस जो इस मामले की परिस्थिति के आधार पर वो कोर्ट तय करेगा। अब इसके अंदर कुछ अलग पनिशमेंट भी है, जैसे अब मैं इसमें कुछ जैसे उदाहरण देते हुए इसके पनिशमेंट के बारे में बताऊं। जैसे क्या होता है कि मैं एक्सटॉर्शन क्या है, जैसे जो डेफिनेशन आपने पढ़ी उसके आधार पर देखो। जैसे एक ए नामक व्यक्ति एक्स नामक व्यक्ति को एक धमकी देता है कि तुम मुझे 10,000 रुपये जो मुझे दे दो, अभी नहीं अगर दी तो आपके विरुद्ध में न्यूज़पेपर में मानहानिकारक लेख लिखूंगा। तो एक रेपुटेशन संबंधी धमकी दी गई, उसे डर दिखाया गया कि अगर आपने ये नहीं दिया तो मैं आपको जो है आपके मानहानिकारक लेख लिखूंगा। तो ये भी एक कस्ती हुई। कस्ती कौन सी, जो ख्याति संबंधी, और इस ऐसा करके उससे वो 10,000 रुपये ले लेता है। लेने का मतलब देता वो स्वयं है, लेकिन फिर भी जो है ये उत्प्रेरित करता वो ऐसा रेपुटेशन का भय दिखाकर, तो ये जो है उद्यापन की श्रेणी में आएगा। उसी प्रकार अगर कोई जैसे ए नामक व्यक्ति एक्स को कहता है कि तुम्हारे पास 10,000 रुपये है, मुझे दे दो, अगर नहीं दिए जो तुम्हारा जो बच्चा है जो स्कूल में है वो घर नहीं पूछेगा। तो ऐसी धमकी देकर उससे वो कोई चीज़ ली जाती है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी उद्यापन की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति जो प्रोमिसरी नोट, आप जैसे जानते हो वचन पत्र होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने वचन पत्र रखता है और वो कहता है कि इस वचन पत्र पर सिग्नेचर कर दो। अगर आपने सिग्नेचर नहीं किए तो जो है आपको मैं कोई नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है कि मारपीट करूंगा, या ऐसा कोई धमकी देता है, या तो ऐसी धमकी देकर उससे जो है उस सिग्नेचर करवा देता है। अब प्रोमिसरी नोट क्या है, जैसे सिग्नेचर हुए और वो जो एक मूल्यवान प्रतिभूति में बदल जाता है, उसके आधार पर आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। ऐसा माना जाएगा कि जैसे आपसे उन्होंने पैसे उधार लिए हैं। तो ऐसे ही कोई खाली स्टाम्प पर सिग्नेचर करा देना, या किसी मॉर्गेज पे सिग्नेचर करा देना, सेल डीड पे से मतलब पहले से लिखी हुई हो, या खाली पेपर पे सिग्नेचर करा देना, जिससे कि बाद में उस पर सील वगैरह लगा के जो है उसको मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके। तो ये सभी चीज़ें जो एक तरह से क्या होती हैं, आपकी उद्यापन की श्रेणी में आती है। ठीक है ना। अब उद्यापन के लिए पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट मैंने 384 में बता ही दिया था। उसके बाद क्या है 385, जो क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या कहता है कि उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को कस्ती के भय में डाला जाता है, उसको क्या कहता है, केवल उसे उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि उद्यापन करना, यानी ये अपराध कार्य करना है, इसके लिए उसको कस्ती पहुंचाने का भय में डालता है। उनसे वस्तु ली नहीं आपने, ये केवल आपने भय में डाला और आपका ऑब्जेक्ट ये था, और इसमें वो आपने उद्यापन हुआ नहीं है। क्यों कि उन्होंने आपने भय में डाला, लेकिन उनसे वो न तो उन्होंने कोई वस्तु दी ऐसी है, या न कोई चल संपत्ति दी है, न कोई ऐसे किसी मूल्यवान प्रतिभूति दी है, ना किसी हस्ताक्षर मुद्रांकित किसी
कोई पेपर पे सिग्नेचर किए हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल भय में डाला आपने, उद्यापन हुआ नहीं है, तो यहाँ जो है 385 के तहत दंड इसमें 2 वर्ष तक का हो जाएगा। यानी यहाँ दंड थोड़ा घट जाएगा, 2 वर्ष तक का किसी भी बात का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। 386 में जब किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन, यानी आपने भय जो कारित किया, देखो किसका, मर्डर करने का, फिर आपको मार दिया जाएगा या आपके बेटे को मार दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ मृत्यु पहुंचाने की, मृत्यु कारित करने की, या उसको जो है एक तरह से घोर उपत्ति यानी गंभीर चोट कारित करने की, कि भी आपके परिवार के किसी सदस्य की टांग तोड़ दी जाएगी, आंखें फोड़ दी जाएगी, कान फोड़ दिया जाएगा या तेजाब डाल दिया जाएगा। तो ऐसी जो गंभीर चोट की धमकी देना, यानी भय किसका, गंभीर चोट का या हत्या का, ऐसा भय दिखाकर अगर उसे उद्यापन कारित किया जाता है तो स्वाभाविक है इसमें दंड बढ़ेगा। तो ये 380 जो है 6 के तहत जो है यहाँ दंड जो है बढ़कर जो है यहाँ जब मृत्यु और घोर उपत्ति का भय दिखाकर उससे उद्यापन कारित किया जाता है, उद्यापन हो भी जाता है, ध्यान रखना यहाँ क्या है, उद्यापन हो भी जाता है, तो यहाँ जो दंड बढ़कर वो 10 वर्ष तक का किसी भी बात का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ठीक है ना। किसका, जब मृत्यु और घोर उपत्ति का भय दिखाकर उसे उद्यापन किया जाता है 386 में। और 387 कहती है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति का भय दिखाया जाता है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, उद्यापन करने के आशय से मृत्यु या घोर उपत्ति का भय दिखाया जाता है। आपने उद्यापन, अपराध नहीं हुआ, उद्यापन हुआ नहीं है, उद्यापन का ऑफेंस नहीं हुआ, लेकिन आपने उसको उद्यापन करने के आशय से ही उसको जो है मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डाला। तो भय में डालना मात्र जो है यहाँ 387 के तहत जो है 7 वर्ष तक का किसी भी बात का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी अगर आप मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन करते हो तो 10 वर्ष दंड, और जब मृत्यु या घोर उपत्ति केवल भय में ही डाला लेकिन आपका आज से उद्यापन ना था, तो ऐसी दशा में जो है ये जो एक तरह से आपको 7 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा 387 में। 388 कहता है कि जब मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन करना। यानी कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति किसी धमकी देता है कि देखो मैं आपके ऊपर बलात्कार का केस दायर करा दूंगा, मैं आपके ऊपर, अगर आपने इतने रुपए नहीं दिए या इस खाली पेपर पर सिग्नेचर नहीं किए या इस प्रॉमिसरी नोट पर सिग्नेचर नहीं किए या आपकी ज़मीन मेरे नाम पर नहीं की, तो ऐसी दशा में मैं आपके ऊपर जो है बलात्कार का केस दायर करवा दूंगा या आपके मर्डर का केस, झूठा केस दायर करा दूंगा। तो ऐसे झूठा केस दायर करने की, चार्ज लगाने, आरोप लगाने की कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा, आपके विरुद्ध FIR दर्ज करा दूंगा, तो ऐसी धमकी दी जाती है। और अपराध कौन सा हो, इसमें जो है 388 कहता है कि जब मृत्युदंड से दंडनीय अपराध या आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध, ऐसी जो कारावास से दंडनीय अपराध की जो है धमकी देकर जो है आप आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की धमकी दी जाती है, और कभी ऐसा आरोप तुम्हारे ऊपर केस लगा दिया जाएगा, तो ऐसा धमकी देकर अगर कोई उद्यापन करता है तो वो 388 के अंतर्गत जो है दंड है, इसमें 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, अथवा जो है उसने किसी व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया तो वो जो है 10 वर्ष तक का, यानी फिर दोनों चीज़ें हैं, अपराध करना या ऐसा प्रयास करना, तो 10 वर्ष तक का कारावास इसमें दंडित किया जाएगा। अगर ऐसी धमकी दी जाती है कि आपके ऊपर 377 का केस दायर कर दिया जाएगा, 377 का FIR दर्ज करा दी जाएगी या कोर्ट में केस दायर कर दिया जाएगा, तो 377 का मतलब होता है अननेचुरल इंटरकोर्स, यानी अप्राकृतिक अपराध। ऐसा अप्राकृतिक अपराध का मतलब होता है जब पुरुष या प्रकृति के विरुद्ध जो है सेक्स करना, सेक्स की होती है कि भी तुम जो है मेरे ऊपर, जैसे कोई पुरुष को कहता है कि मैं जो है तुम्हारे ऊपर 377 का केस दायर कर दूंगा IPC के अंतर्गत, तूने मेरे साथ जो है ज्यादती की है ना, तो ऐसा रिलेशन बनाने की कोशिश की है, तो ऐसा आरोप अगर लगाया जाता है, ऐसा आरोप लगाने की धमकी देकर अगर उद्यापन कराया जाता है, उससे कोई वस्तु ली जाती है, कोई संपत्ति ली जाती है, तो वहाँ जो है दंड आपको आजीवन कारावास दिया जाएगा। ये हुई आपकी 388। 389 जो लास्ट धारा है, ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को जो है केवल सिंपल मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की अभियोग नहीं है, जो है यहाँ जो है एक तरह से जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, मैंने जब 388 में कहा था कि धमकी देकर, ऐसे अभियोग लगाने की धमकी देकर जो है उससे कोई वस्तु ली जाती है, चल या अचल संपत्ति ली जाती है,
और 389 कहती है कि जब उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लाने की, सामान्य कोई भी अपराध भी चार्ज लगाने की धमकी देना, अपराध हुआ नहीं है, अपराध हुआ नहीं है, तो ऐसी जो है भय में दिखलाएगा या भय में दिखलाने का प्रयत्न करेगा, तो ऐसा अपराध किया जाए तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। तो ऐसी दिशा में तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास होगा। आप धमकी किसकी दे रहे हो, जिसमें दंड कितना हो, मृत्युदंड से मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो या 10 वर्ष से अधिक तक के कारावास से दंडनीय अपराध हो, और इसकी अगर आप धमकी देते हो कि भाई मैं अभियोग लगवा दूंगा, उद्यापन नहीं हो रहा है, केवल भय दिखाया, तो वहाँ जो है आपको 10 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा। और अगर आपने ऐसे अपराध के भय दिखाया जिसमें 377 वाली बात आती है, वही बात जो 388 में थी, तो वहाँ जो है आपको आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। तो ये हुई आपकी जो है जो चोरी एवं उद्यापन संबंधी जो है आपकी पूरी उद्यापन संबंधी पूरा हवाला आपको दिया मैंने। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। 383 में मैंने कहा उद्यापन को परिभाषित कर रखा है। 384 में उद्यापन के लिए दंड दे रखा है और उसमें 3 वर्ष तक का किसी भी बात का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और 384 में है ना, और 385 में जब मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति स्त्री या स्त्री का भय दिखाता है, उसको भय दिखाता है, केवल भय में डालता है, उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्त्री के भय में डालता है, तो वहाँ 2 वर्ष हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 385 में 386 कहता है जब कोई व्यक्ति मृत्युदंड या आजीवन कारावास से हत्या या गौर उपपत्ति के भय में डालकर जो है उसे उपपत्तिकारित करता है, तो वहाँ दंड 10 वर्ष तक का हो जाएगा। और जब हत्या या गौर उपपत्ति के भय में डालता है उद्यापन करने के उद्देश्य से, उद्यापन होता नहीं है, तो वह 7 वर्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 388 कहता है कि जब मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन किया जाता है, तो दंडित इसमें किया जाएगा। और 389 में केवल भय दिखाया जाता है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का भय दिखाया जाता है उद्यापन में, तो वो 389 में दंड दिया जाता है। अब बात ये आती है कि तो फिर चोरी और उद्यापन में अंतर क्या है। देखा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि चोरी वैसे मैंने डिफाइन कर रखी है, क्लास में भी डिफाइन की है, लेकिन मैं एक बार शॉर्ट में एक बार वापस बता देता हूँ। चोरी में क्या होता है कि 378 में इसको डिफाइन कर रखा है और इसका पनिशमेंट है 379 से लगाकर 382 में। तो मेन चोरी ये कहती है कि तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से कोई चल संपत्ति बेईमानीपूर्वक आशय से उस व्यक्ति की सहमति के बिना हटाता है, तो कहा जाएगा कि वो चोरी का अपराध करता है। यानी इसमें 5 बातें महत्वपूर्ण है कि पहली बात बेईमानीपूर्वक आशय होना चाहिए, दूसरी बात कब्जे में होनी चाहिए संपत्ति, कब्जे से हटाई गई हो, तीसरी बात संपत्ति चल होनी चाहिए, और चौथी बात सहमति का भाव होना चाहिए विदाउट कंसेंट, और लास्ट बात उसको हटाया जाना यानी अंतरण किया जाना आवश्यक है। तो ये 5 बातें अगर होती हैं तो वो चोरी हो जाएगी। और चोरी के लिए दंड जो है 379 में है, उसमें भी दंड एक तरह से 3 वर्ष तक का किसी भी बात का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये दंड है। बाकी 380 के अंतर्गत निवास गृह से चोरी है। अगर कोई व्यक्ति निवास गृह से चोरी करता है तो 7 वर्ष तक का कारावास। फिर है 381 में जो है अगर कोई व्यक्ति जो है नौकर यानी लिपिक या नौकर द्वारा जो है चोरी की जाती है तो वहाँ भी 7 वर्ष तक का कारावास। और 380 जो है 2 के अंतर्गत ये बता रखा है कि जब कोई व्यक्ति हत्या मतलब कोई भी है एक तरह से हथियार लेके जाता है ना, जब हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने के हथियार लेके जाता है साथ में और वहाँ चोरी करने जाता है, जिससे कि जरूरत पड़े तो हत्या की जा सके या गंभीर चोट पहुंचा जा सके, तो वहाँ जो है 382 के तहत 10 वर्ष तक का कारावास उसमें दंडित किया जाता है। अब अंतर जो बात आती है देखो, इसमें मेन 2 बात की अंतर आता है कि चोरी की विषय वस्तु जो होती है हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, चल संपत्ति होती है, यानी चोरी हमेशा चल संपत्ति की ही की जा सकती है, जबकि उद्यापन जो है चल संपत्ति का भी हो सकता है और अचल संपत्ति का भी हो सकता है। यानी चल संपत्ति का भी उद्यापन हो सकता है और अचल संपत्ति, यानी इसकी विषय वस्तु चल या अचल दोनों हो सकती है। कैसे? जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया, मैंने 383 में बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को स्थिति या उपपत्ति का भय दिखाकर उससे कोई चल संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई भी चीज जिसको कि बाद में मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकते हैं देने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो वहाँ हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज का मतलब हो सकता है खाली स्टाम्प पर सिग्नेचर करा दिए,
और बाद में मकान आपके नाम करा दिया, है ना, तो मकान क्या है, अचल संपत्ति होती है। तो वहाँ अचल संपत्ति भी इसकी की भी जो है उद्यापन हो सकता है, यानी ब्लैकमेल करके उससे अचल संपत्ति भी ली जा सकती है। दूसरा जो डिफरेंस है वो कहता है सहमति, कंसेंट वाली बात, कि चोरी के अपराध के लिए जो है स्वामी, जिस व्यक्ति की संपत्ति चोरी की जा रही है उसकी सहमति नहीं होती है। चाहे वो सहमति, देखो किसी भी तरह की सहमति नहीं हो सकती, ना तो स्पष्ट रूप से ना विविक्षित रूप से, यानी एक्सपेक्ट और एम्प्लॉयड, यानी किसी भी तरह की उसकी मौन सहमति भी नहीं होती है। तो ऐसी दशा में ही वो चोरी मानी जाएगी। अगर सहमति है तो चोरी नहीं है। जबकि उद्यापन के अंतर्गत सहमति तो होती है, संपत्ति के स्वामी की सहमति तो होती है, लेकिन वो रॉन्गफुल कंसेंट होती है, दोषपूर्ण सहमति होती है। क्योंकि वो किसी सहमति क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको आप भय दिखा रहे हो, और भय दिखाकर उससे सहमति ली जाती है, इसलिए उसको सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा और वो सहमति दोषपूर्ण सहमति मानी जाएगी। तीसरी बात, ये जो है इसमें भय और बल का आवश्यक तत्व नहीं है। चोरी में ना तो किसी तरह का भय होता है, ना कोई फोर्स का प्रयोग होता है। चोरी में यानी किसी भी स्थिति या उपपत्ति का भय, डर नहीं दिखाया जाता है। बिना भय और बिना बल के जो है चोरी होती है। जबकि उद्यापन में क्या होता है, स्थिति या उपपत्ति का भय दिखाया जाता है। जिस स्वामी से आप उसकी संपत्ति ले रहे हो, चाहे चल या अचल, उसमें उसको आप स्थिति या उपपत्ति का भय दिखाकर, उसको या उससे रिलेटेड किसी पर्सन को स्थिति या उपपत्ति का भय दिखाकर उससे वस्तु ली जाती है। तो ये आवश्यक तत्व तो इसमें नहीं होता, जबकि इसमें उद्यापन में होता है। फोर्थ है, संपत्ति का अंतरण स्वामी की अनुपस्थिति या गैर जानकारी में होता है। यानी जिस स्वामी की संपत्ति आप ले रहे हो, या तो वो खुद होगा ही नहीं हुआ जब आप संपत्ति उठा रहे हो, जब उनकी अनुपस्थिति में लिया जाता है, या वो उपस्थित है लेकिन उसको जानकारी में नहीं है, यानी आपने उसे सामने लेके गया, उनको जानकारी पता ही नहीं चला, उनके सब वो सामने बैठा है लेकिन उनको पता ही नहीं चला, अचानक आप उठा के ले गए तरीके से, अलग स्टाइल से। तो ये भी चोरी हो सकती है, यानी जानकारी में भी चोरी हो सकती है। लेकिन वो जानकारी क्या है, आपने एक तरह से सहमति नहीं ली उसमें, और विदाउट नॉलेज के जो है तुरंत जो है वहां से वस्तु कोई अगर ले जाती हो, तो एक तरह से स्वामी अनुपस्थित होता है या उसकी गैर जानकारी में होता है। उपस्थित होकर भी उसकी जानकारी में नहीं होता है। जैसे किसी घर में गया आप, वहाँ स्वामी है, सब कुछ उपस्थित है, लेकिन आप थोड़ा इधर उधर हुआ और आपने कोई वस्तु उठा के लेके आ गए या आपकी जेब में डाल दी, तो वो जो है चोरी हो जाएगी। जबकि उद्यापन में क्या होता है कि स्वामी वहाँ उपस्थित होना जरूरी है, या तो उपस्थित होगा या जो है उसकी जानकारी में होगी, क्योंकि सहमति तो उसकी ली जाती है। हाँ, वो अलग बात है, रॉन्गफुल कंसेंट होती है, दोषपूर्ण सहमति होती है, लेकिन सहमति ली जाती है। तो स्वामी की उपस्थिति होना जरूरी होता है, उसकी जानकारी में ही जो है उद्यापन होगा, अन्यथा नहीं। तो इस तरह जो है ये आपका जो आईपीसी के अंतर्गत संपत्ति संबंधी अपराधों में जो है सबसे पहला अपराध चोरी है, और उसके बाद जो है उसी का रूप, चोरी का ही रूप जो है उद्यापन है, जिसको आपने परिभाषित किया है, जिसको आपने पढ़ा है और देखा आपने। तो ये जनरल क्वेश्चन आपका आता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि चोरी की परिभाषा देनी है, इसके आवश्यक तत्व देने हैं, और उसके बाद चोरी के दंड वगैरह दे दो, फिर उद्यापन की परिभाषा देनी है, इसे दंड देना है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो इस तरह ये पूरा एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है कि चोरी और उद्यापन। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, चोरी में 5 बातें होना जरूरी है। मैंने कहा बेईमानीपूर्वक आश्रय होना आवश्यक है, चल संपत्ति का होना आवश्यक है, कब्जा होना आवश्यक है, स्वामी का कब्जा होना चाहिए संपत्ति पे, सहमति का अभाव होना चाहिए, और लास्ट है कि उसे हटाया जाना आवश्यक है। जबकि उद्यापन में क्या होता है, बेईमानीपूर्वक आश्रय होगा, सेम बेईमानीपूर्वक आश्रय इसमें भी होना चाहिए। दूसरा, चोरी की विषय वस्तु चल होती है, लेकिन चल और अचल दोनों संपत्ति हो सकती हैं। स्वामी की दोषपूर्ण सहमति होती है, इसमें दोषपूर्ण सहमति होती है। फिर है स्वामी को स्थिति या उपपत्ति का भय दिखाकर वस्तु ली जाती है, और उनकी उपस्थिति या जानकारी में ही उद्यापन होता है। इस तरह ये पूरा आपका टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।